हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो जारी हो चुका है, जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हुआ है ये हमारा हुआ है फरवरी और मार्च में। तो ये जो एग्ज़ाम है ये 20 फेब से 12 मार्च तक चलने वाला है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे बच्चे इसकी तैयारी कर भी रहे होंगे और उन्होंने सिलेबस को कंप्लीट भी कर दिया होगा, कुछ सिलेबस कंप्लीट करने के नज़दीक भी होंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो जितना हमारा उसके अंदर सिलेबस इम्पोर्टेंट होता है उतना ही इस हमारी तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपकी तैयारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन हम कई बार गलती क्या करते हैं कि हम इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। और मोस्टली बच्चे ऐसा करते हैं, वो क्या करते हैं, बुक उठाते हैं, सिलेबस देखते हैं, उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं बस। कुछ बच्चे मॉक लगाते हैं, कुछ नहीं भी लगा पाते हैं। मॉक टेस्ट लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मॉक टेस्ट लगाने से पहले आपको अपनी तैयारी जज करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या करते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नंबर एक तो आपकी तैयारी डिसाइड कर देते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो कहाँ तक है, एग्ज़ाम के लेवल तक पहुँची है या नहीं पहुँची है। दूसरी बात, जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो उस सिलेबस में, देखिए सिलेबस पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन सिलेबस में जो काम की चीज़ें हैं सिर्फ वो पढ़ना एक अलग बात है। और वो जो सिर्फ सिलेबस की काम की चीज़ें हैं वो आपको कौन बताता है? वो बताता है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हो तो आपको पता चलता है कि हमारे किस टॉपिक को कितनी डेप्थ तक अपने को पढ़ना है। क्योंकि हमारा जो टॉपिक होता है उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम के लिए हमारे पास सेम टॉपिक होते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम्स के लेवल के अकॉर्डिंग उनकी जो डेप्थ है वो डिसाइडेड होती है कि इस एग्ज़ाम में इस डेप्थ तक लेना है, इस एग्ज़ाम में इस डेप्थ तक लेना है, इस एग्ज़ाम में इस डेप्थ तक लेना है। अब हमें देना है पेपर एसएससी जीडी के लिए है, लेकिन लेवल हम पढ़ रहे हैं एसएससी सीजीएल का, तो उसका हमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि हमारा टाइम ही वेस्ट होने वाला है। क्योंकि हमारा जो लेवल है वो यहाँ तक है, लेकिन अगर हम उसी टॉपिक को इस लेवल तक पढ़ रहे हैं तो इससे अच्छा है कि हम अपना कोई दूसरा टॉपिक तैयार करें। ठीक है, तो अपने सिलेबस की डेप्थ जानने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हो तो उससे आपको नंबर एक तो आपका जो सिलेबस है वो डिसाइडेड हो जाता है कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपकी डेप्थ डिसाइडेड हो जाती है, और जब आपको पता चल जाता है कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, तब जाके आपकी जो तैयारी है वो एकदम टू द पॉइंट होती है। तो फ्रेंड्स, इसी कड़ी में हम आपकी हेल्प करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको करंट अफेयर्स और जीएस का जो पोर्शन है वो कंप्लीट करवा दें। उसके बाद आपकी जो इंग्लिश का पोर्शन है वो कंप्लीट करवा दें। ठीक है, तो इन दोनों सब्जेक्ट्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनमें हर सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन और जो पिछली बार से हुए हैं 20 क्वेश्चन। तो हम कोशिश करेंगे कि हम प्रत्येक क्वेश्चन का, ये नहीं है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर बता दिया, हम जो आंसर के ऑप्शंस दिए हुए हैं उन सारे ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पूरे क्वेश्चन के बारे में पूरा पोस्टमार्टम यहाँ पे होने वाला है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप क्वेश्चन पेपर को क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर पढ़ लिया बस, ऐसा रेक्टिफिकेशन आपको नहीं करना है। आपको क्वेश्चन को समझना है, हर ऑप्शंस को समझना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पैटर्न ये बन जाता है कि जो ऑप्शंस इस बार दिए गए हैं उन्हीं ऑप्शंस में से अगले बार क्वेश्चन बना दिया जाए। क्योंकि जैसे इंग्लिश का पोर्शन है, इंग्लिश के पोर्शन में क्या होता है, मोस्टली वोकैब पूछी जाती है। जीडी के पेपर में मोस्टली वोकैब पूछी जाती है, और वोकैब के लिए हर ऑप्शन क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं। इस बार एक पूछ लिया, हो सकता है नेक्स्ट टाइम दूसरे वाला पूछ लिया जाए। ठीक है, तो चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश, और इंग्लिश के आज हम 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और आज का आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, तो आप भी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें,
और साथ के साथ अपनी तैयारी को जज करते रहें कि आपकी तैयारी कैसी है, कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसका सोल्यूशन हम आपको करवाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। तो हमारा जो सेंटेंस है उसको 4 सेगमेंट्स में स्प्लिट कर दिया गया है। तो हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। हमें क्या करना है, ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। सेंटेंस हमारा क्या है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ स्मॉल गर्ल शी फॉट द बुल ब्रेवली। देखिए यहाँ पे क्या है, एक छोटी लड़की है, वो लड़ी है किससे, बुल से, कैसे, ब्रेवली। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग दी गई है डिस्पाइट ऑफ बीइंग, डिस्पाइट ऑफ बीइंग का मतलब होता है होने के अलावा, होने के अलावा। मतलब एक छोटी लड़की होने के अलावा वो बहुत बहादुरी से लड़ी है किससे, बुल से। क्या सेंटेंस सही बैठ रहा है, नहीं। तो यहाँ पे जो हमारी ग्रामेटिकल एरर है वो फर्स्ट पार्ट में ही है, हमारे ऑप्शन 4 में। तो डिस्पाइट ऑफ बीइंग की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए इंस्पाइट ऑफ बीइंग, इंस्पाइट ऑफ बीइंग। यहाँ पे क्या आना चाहिए, इंस्पाइट ऑफ बीइंग। बाकी का हमारा जो सेंटेंस है वो एकदम करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। हमें खालिस्तान दिया गया है, उसको भरने के लिए अपने पास जो ऑप्शंस हैं उनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो क्या करना है, हमें चूज़ करना है। तो हमारा सेंटेंस क्या है, द पिक्चर्स, सामने कुछ फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, वो क्या कर रही हैं, द पोस्टर्स के बारे में बता रही हैं, विच यू हैव टू एज्यूम, जो आपको एज्यूम करने हैं। कुछ पोस्टर्स आपको एज्यूम करने हैं, लेकिन पोस्टर्स के बारे में सामने जो लगी हुई पिक्चर्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो उनका वर्णन कर रही है या उनको बारे में बता रही है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपने ऑप्शंस में हमारे पास सबसे पहले क्या है, डिक्लाइन। देखिए डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, डिक्लाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को कम होना। कभी जब भी कोई चीज़ कम हो रही है तो हम बोलते हैं उसको वो चीज़ डिक्लाइन हो रही है। जैसे कोई चीज़ नीचे गिर रही है, फॉल हो रही है, किसी चीज़ का लेवल फॉल हो रहा है, कोई डाउनफॉल हो रहा है, कोई चीज़ रिजेक्ट हो रही है, तो वो चीज़ क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। डिक्लाइन होने का मतलब होता है कम होना। कोई चीज़ कम हो रही है तो हम बोलते हैं उसको डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, उसके बाद है डिसाइफर। डिसाइफर क्या होता है, डिसाइफर का मतलब होता है समझाना। डिसाइफर का मतलब क्या होता है, समझाना। जैसे मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ये हो गया डिसाइफर। उसके बाद है डिपिक्ट। थर्ड ऑप्शन क्या है, डिपिक्ट। डिपिक्ट का मतलब क्या होता है, डिपिक्ट का मतलब होता है शो, किसी चीज़ को दिखाना या रिप्रेजेंट करना। किसी चीज़ को दिखाना या रिप्रेजेंट करना कैसे, बाय ड्राइंग और पेंटिंग। या तो ड्रॉ करके या पेंट करके। और ड्रॉ करके या पेंट करके क्या बनती है, हमारी पिक्चर्स बनती है। जब भी आप किसी चीज़ को या तो उसमें कुछ के लिए कुछ ड्रॉ करके या उसके बारे में कुछ पेंटिंग करके आप समझाते हैं तो वो हमारी क्या बनती है, पिक्चर्स बनती है। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पिक्चर्स की ही बात हो रही है। तो हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पे आंसर होने वाला है। उसके बाद अगर हम फोर्थ आंसर की बात करें, फोर्थ आंसर है हमारा डिकोड। डिकोड क्या होता है, डिकोड होता है किसी चीज़ को नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। नॉर्मल लैंग्वेज मीन्स नॉर्मल लैंग्वेज का मतलब है जो कोड्स दिए हुए हैं। देखिए कोड सबकी समझ में नहीं आते हैं, उन्हें डिकोड करना पड़ता है किसी नॉर्मल लैंग्वेज में, ताकि हर कोई उस चीज़ को समझ सके। ठीक है, तो चारों ऑप्शंस के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा और हमारा ऑप्शन यहाँ पे जो सही बैठ रहा है वो है ऑप्शन 3।
ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। यहाँ भी हमें ब्लैंक दिया है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें चूज करना है। द माइस एंड मैन, ये कोई रचना है किसी की, इज अ वेल नोन बाय जॉन स्टेनबेक। देखिए जो स्टोनबेक है ये एक राइटर है, क्या है, एक राइटर है, इन्होंने लिखा है द माइस एंड मैन। देखिए जो राइटर होते हैं वो मोस्टली नॉवेल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नॉवेल लिखते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे नॉवेल होने वाला है। नॉवेल का मतलब होता है उपन्यास, और उपन्यास किसके ऊपर लिखा जाता है, किसी स्टोरी के ऊपर लिखा जाता है, कोई छोटी स्टोरी होती है उसके ऊपर उपन्यास लिखा जाता है। तो जो माइस द मैन है वो कोई स्टोरी है, उसके ऊपर एक उपन्यास लिखा गया है। अगर हम बात करें सर्कुलर की, तो सर्कुलर क्या होता है, सर्कुलर होता है, इसको हम एक लेटर बोल सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं एडवर्टीजमेंट। क्या बोल सकते हैं, एडवर्टीजमेंट। जब आप लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कोई चीज़ बताना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक सर्कुलर निकालते हैं, या तो एक लेटर लिख सकते हैं या कोई ऐड बना सकते हैं, ठीक है। तो वो हो गया हमारा सर्कुलर। उसके बाद हमारा आता है पैम्फलेट। पैम्फलेट क्या होती है, पैम्फलेट एक बुक टाइप होती है, इसको हम बोलते हैं बुकलेट। ये बुक नहीं होती है लेकिन बुक जैसी ही एक चीज़ होती है, बुकलेट बोला जाता है जिसको। हम इसको बुकलेट भी बोल सकते हैं और लीफलेट भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें कोई किसी चीज़ के बारे में, कोई भी मान लो कोई सिंगल सब्जेक्ट है, उसके बारे में कोई आर्गुमेंट हो सकता है, क्या हो सकता है, आर्गुमेंट हो सकता है। इसको आप नोटिस भी एक टाइप से बोल सकते हो, फोल्डर भी बोल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप पैम्फलेट के बारे में बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बचता है वो है मेमोरेंडम। देखिए मेमोरेंडम क्या होता है, मेमोरेंडम होता है एक रिटन मैसेज। रिटन मैसेज क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्या करते हैं, वो अपना कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं पहुंचाते हैं सबकी जो सेम उसके बारे में कोई समस्या होती है, तो वो क्या करते हैं अपनी लिखित में एक मैसेज देते हैं, अपनी जहाँ पे से भी उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है वहाँ पे। मान लीजिए आपका ग्रुप है, आप सभी कांस्टेबल का एक ग्रुप है, आपकी कोई समस्या है, आप अपने अपर जो ऑफिसर्स हैं उनके पास जाते हैं, तो वहाँ पे आप एक मेमोरेंडम लेके जाते हैं कि सर हमें ये सब दिक्कत है, आप लिखित में आप कोई मैसेज उनको देते हैं, तो वो हमारा होता है मेमोरेंडम, ठीक है। उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम वो सोल्व हो जाती है। तो ऑप्शंस जो दो है वो हमारा यहाँ पे आंसर बनने वाला है, और बाकी के ऑप्शंस के बारे में हमने जान लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज select the option that can use as a one word substitute for the given group of words। हमें यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है, उसके बारे में हमें क्या करना है, एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जस्टिफाई करे। देखिए ब्राइटन विद लाइट, ब्राइटन विद लाइट का मतलब क्या है, रोशनी देना। रोशनी देना, किसी चीज़ को झुमगा देना। तो जो देखिए यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन फिट बैठने वाला है। सबसे पहला है हमारा इलस्ट्रेट, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, इलस्ट्रेट। देखिए इलस्ट्रेट क्या होता है, इलस्ट्रेट होता है एक्सप्लेनिंग बाय एग्जाम्पल, एक्सप्लेनिंग बाय एग्जाम्पल। जब आप किसी चीज़ को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाते हैं तो वो होता है इलस्ट्रेट करना। उसके बाद है सेलिब्रेट। देखिए सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जश्न मनाना। जश्न मनाने के लिए हम क्या करते हैं, गैदरिंग। जहाँ पे गैदरिंग हो जाती है वहाँ पे हम बोलते हैं उसके हम जश्न मना रहे हैं, जश्न मनाना, ठीक है। उसके बाद है इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट क्या होता है, इल्यूमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ में उजाला भर देना, किसी भी चीज़ में उजाला भर देना,
उजाला भरना। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, रोशनी देना और उजाला भरना, एक ही बात है। तो ब्राइटन विद लाइट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इल्यूमिनेट। उसके बाद ऑप्शन 3 जो हमारा है वो यहाँ पर एकदम सही आंसर है। जो फोर्थ हमारा ऑप्शन है वो है टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है फिनिश हो जाना, जिसको हम बोलते हैं हटा देना। मान लीजिए किसी को जॉब से हटा दिया गया है तो वो टर्मिनेट कर दिया गया है। टर्मिनेट का मतलब होता है हटा देना। तो ऑप्शन 3 जो हमारा है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। ब्राइटन विद लाइट का मतलब होता है इल्यूमिनेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। देखिए यहाँ पे हमें क्या चूज़ करना है, सिनोनिम चूज़ करना है। और सिनोनिम का मतलब क्या होता है, सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग। जिस वर्ड का बिल्कुल सेम मीनिंग है वो हमें चूज़ करना है। तो वर्ड हमें यहाँ पे दिया गया है रेकलेस। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह, जो मतलब कुछ करने से पहले कुछ ना सोचे। डूइंग विदाउट थिंकिंग और केयरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एक्शन। कोई किसी भी काम को करने से पहले उस काम के बाद होने वाली परेशानियों के बारे में जो बंदा ना सोचे उसको हम बोलते हैं रेकलेस। ठीक है, तो चलिए हम चारों ऑप्शंस को देखते हैं कौन सा ऑप्शन सबसे सूट बैठ रहा है। सबसे पहले है वर्टिबल। वर्टिबल क्या होता है, वर्टिबल होता है एक्चुअल, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक। वर्टिबल क्या होता है, वर्टिबल होता है एक्चुअल, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक। रियल बोल सकते हो आप इसको, फैक्चुअल बोल सकते हो, ठीक है, जेन्युइन भी बोल सकते हैं, ओरिजिनल भी बोल सकते हैं, तो वो होते हैं वर्टिबल। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है रैशनल। रैशनल क्या होता है, रैशनल होता है लॉजिकल, जिसको हिंदी में अगर हम बोले तो हम बोल सकते हैं तर्क संगत। क्या बोल सकते हैं, तर्क संगत, जिसके बारे में कोई चीज़ जस्टिफाई कर सके, जिसके बारे में कोई चीज़ को हम तर्क दे सके। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा है क्वेर। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, क्वेर। तो क्वेर क्या होता है, क्वेर होता है एकदम कोई चीज़ स्ट्रेंज है, विचित्र है। क्वेर का मतलब होता है स्ट्रेंज, हिंदी में अगर बोले तो विचित्र। कोई चीज़ मतलब ऑड है, बिल्कुल सबसे अलग जो चीज़ है ऑड है, ठीक है, या कोई चीज़ अनयूजुअल है, तो उसको हम बोलते हैं क्वेर। लास्ट हमारा ऑप्शन बचता है रैश। रैश क्या होता है, रैश होता है बिना ध्यान के कोई भी चीज़ करना, मतलब किसी चीज़ के बारे में ना सोचना, बस कर देना। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, गाड़ी चलाते हैं लेकिन ना स्पीड का ध्यान रखते हैं, ना रोड का ध्यान रखते हैं, ना साइड साधनों का ध्यान रखते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रैश ड्राइवर। काफ़ी रैश ड्राइविंग कर रहा है, मतलब एकदम लापरवाह है, किसी चीज़ का कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बस चला ही जा रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे सेट बैठने वाला है वो है रैश। रैश का मतलब क्या होता है, रेकलेस, और इन दोनों का ही मतलब होता है लापरवाह। तो ऑप्शन 4 जो हमारा है यहाँ पे रेकलेस का सिनोनिम होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। हमें यहाँ पे ढूंढना है, एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में दिया गया है, उन चारों पार्ट्स में किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर दिया गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं द टोर्नेडोज। ये टोर्नेडोज क्या होते हैं, टोर्नेडोज होते हैं भयंकर तूफान, जिनको हम बोल सकते हैं बवंडर। भयंकर तूफान जो अपने रास्ते में आने वाली किसी चीज़ को नहीं बख्शते हैं, बस अपने साथ ले जाते हैं। ऑन द ईस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट क्या है, ईस्ट कोस्ट का मतलब होता है पूर्वी तट। तट क्या होता है, तट का मतलब होता है जो ज़मीन का इलाका है लेकिन उसके एक तरफ बिल्कुल समुद्र है, समुद्र के किनारे पे जो ज़मीन पर जो लोग बसे हुए हैं वो, या जो ज़मीन है वो क्या है, हमारा तटीय क्षेत्र है। ठीक है, टोर्नेडोज ऑन द ईस्ट कोस्ट, जो बवंडर है वो पूर्वी तट पर आए, गिव्स राइज टू
सुनामीज। तो उन्होंने क्या किया, सुनामी को उजागर कर दिया। जो बवंडर आए तटीय क्षेत्रों में वो पानी में गए और पानी को उन्होंने उठा दिया, जिसकी वजह से क्या बन गए, सुनामी बन गए। तो हमें बताना है इस सेंटेंस में किस पार्ट में गड़बड़ है या किस में ग्रामेटिकल एरर है। देखिए, तो टोर्नेडोज यहाँ पे क्या है, टोर्नेडोज है यहाँ पे सब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये हमारा नॉर्मल पैटर्न होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने का। इसके अलावा यहाँ पे हमें क्या दिया मिल सकता है, यहाँ पे हमें दिया मिल सकता है सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये सारी चीज़ें हमें सेंटेंस में दी मिल सकती हैं। तो हमें एक बात का ध्यान होना चाहिए कि हमारी जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता है, वो सिर्फ सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए दिया गया है, उसका वर्ब के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जैसे कि हमें पता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द टोर्नेडोज, एस लगा हुआ है, हमें सिंपल सी बात है कि जो टोर्नेडोज हैं वो एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल। तो हमारी जो वर्ब है यहाँ पे वो भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल। अगर आपको देख के लग रहा है कि गिव के साथ एस लगा हुआ तो ये प्लूरल बन गई है, तो ये गलत है। प्लूरल जो वर्ब होती है वो सिंपल होती है। यहाँ पे क्या है, जो गिव्स है यहाँ पे हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज, एस या ई एस का यूज। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस का यूज कब करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो प्लूरल वर्ब हमारी क्या होती है, प्लूरल वर्ब हमारी होती है मेन वर्ब, जो बनती है गिव। जो हमारी मेन वर्ब है सिंपली वो प्लूरल होती है, और जब हम उसके साथ एस या ई एस का यूज़ कर देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है। अब यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो है प्लूरल, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे गिव नहीं, गिव्स नहीं, यहाँ पे आना चाहिए था गिव। तो हमारा जो एरर है वो सेकंड पार्ट में है, यहाँ गिव्स राइज नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था गिव राइज। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इन केस नो इम्प्रूवमेंट्स नीडेड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। हमें कोई सेंटेंस दिया गया है, उसमें अंडरलाइन पार्ट है, उसको हमें देखना ये सही है या नहीं, और अगर सही है, कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो हमें चूज़ करना है नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, जो ऑप्शंस में दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो हमारा अंडरलाइन पार्ट है वो है साइड बाय साइड फ्रूट्स। राधा सेल्स फ्रेश फ्लावर इन द मार्केट। राधा कोई लड़की है, वो मार्केट में क्या करती है, फ्रूट्स बेचती है। मेन काम क्या है, फ्रूट्स बेचने का, लेकिन उसके साइड बाय साइड कुछ क्या बेचती है, फ्रेश फ्लावर्स। क्या बेच रही है, फ्रेश फ्लावर्स। तो हमें देखना है कि ये जो साइड बाय साइड फ्रूट्स है इसमें क्या गड़बड़ है। अगर गड़बड़ नहीं है तो हमें चूज़ करना है नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो वो एक काम कर रही है, उसके साथ साथ दूसरा काम कर रही है। तो साथ साथ के लिए हम यूज़ करते हैं साइड बाय साइड नहीं, बिसाइड्स। किसी काम के साथ साथ कोई आप काम दूसरा कर रहे हैं, मतलब एक काम के अलावा दूसरा काम उसके साथ साथ कर रहे हैं, तो उसको हम साइड बाय साइड नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं बिसाइड्स। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन 3 है वो एकदम सही है। बिसाइड्स फ्रूट्स मतलब फ्रूट्स के अलावा वो साथ के साथ क्या बेच रही है, फ्रेश फ्लावर्स बेच रही है। ठीक है, अपार्ट फॉर फ्रूट्स का मतलब होता है फ्रूट्स के अलावा। फ्रूट्स के अलावा मतलब फ्रूट्स के अलावा वो और चीज़ बेच रही है, लेकिन यहाँ पे क्या वो फ्रूट्स भी साथ में बेच रही है और फ्लावर्स भी साथ में बेच रही है। ऑल टुगेदर फ्रूट्स का मतलब क्या होता है, वो कुल मिला के सिर्फ फ्रूट्स ही बेच रही है, लेकिन वो कुल मिला के फ्रूट्स तो नहीं बेच रही, साथ के साथ फ्लावर्स भी बेच रही है। तो
और बिसाइड फ्रूट्स का मतलब क्या होता है? बिसाइड फ्रूट्स का मतलब क्या होता है? बिसाइड फ्रूट का मतलब होता है वह फ्रूट्स के साथ कुछ और भी बेच रही है। वो क्या बेच रही है? फ्रेश फ्लावर्स। तो जो ऑप्शन 3 है हमारा बिसाइड फ्रूट्स, वो हमारा यहाँ पे एकदम सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट मीनिंग टू द अंडरलाइंड आइटम एंड फ्रेज। इडियम एंड फ्रेज हमें यहाँ पे दिया गया है, कोई अंडरलाइन उसको बारे में हमें जो बिल्कुल क्लोजेस्ट मीनिंग उसका है, मतलब उसका सिनोनिम बताना है। द मैनेजर मूव्ड हेवन एंड अर्थ। मूव्ड हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है आसमान और ज़मीन हिलाना। आसमान और ज़मीन हिला देना। तो किसी बंदे ने ज़मीन और आसमान हिला दिया। ज़मीन और आसमान हिलाने का मतलब क्या होता है? उसने हर वो संभव कोशिश की है जो वो कर सकता था। उसने हर वो संभव कोशिश की है जो वो कर सकता था। और इसके लिए हमारा जो ऑप्शन है जो बिल्कुल सेट बैठने वाला है वो है डिड एवरीथिंग पॉसिबल। डिड एवरीथिंग पॉसिबल। डिड एवरीथिंग सब कुछ किया, पॉसिबल जो संभव था। उसने वो हर चीज़ की जो संभव थी। उसके बाद अगर हम और ऑप्शंस को देखें, ऑफर्ड गुड एडवाइस। ऑफर्ड गुड एडवाइस का मतलब क्या होता है? अच्छी सलाह देना। इसका ज़मीन और आसमान हिलाने से कोई मतलब नहीं है, अच्छी सलाह कोई भी दे सकता है। वेस्टेड ए लॉट ऑफ टाइम, काफ़ी टाइम बर्बाद किया, इसका भी इससे कोई रिलेशन नहीं बनता। ट्रैवल टू डिस्टेंस प्लेसेस, जो दूर के स्थान थे उनकी ट्रैवल की, इससे भी इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता। तो हमारा जो ऑप्शन 3 है यहाँ पे वो एकदम सही होने वाला है, जिसका मतलब होता है वो हर संभव चीज़ करना जो आप कर सको। इसका मतलब है मूव्ड हेवन एंड अर्थ। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को फिल करने के लिए एकदम अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको चूज करना है। टू पार्टीज हेल्ड सेवरल। दो पार्टियां हैं, उन्होंने काफ़ी सारी हेल्ड की हैं, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइज की हैं। क्या? ब्लैंक ड्यूरिंग द कैंपेनिंग ऑफ इलेक्शंस। अब सबको पता है जब इलेक्शन की कैंपेनिंग चलती है तो क्या आयोजित की जाती है? जब भी किसी इलेक्शन का प्रचार प्रसार हो रहा है तो सबको सिंपल सी बात है, वहाँ पे रैलीज जो होती हैं वो ऑर्गेनाइज की जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन 2 है वो सही आंसर है। यहाँ पे आने वाला है हमारा रैलीज। अब अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें, देखिए रैलीज में क्या होती है? भीड़ इकट्ठा होती है, लोगों को इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद क्राउड्स। क्राउड्स का मतलब भी भीड़ इकट्ठा होना होता है। जब काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है उसको भी भीड़ बोलते हैं। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस ये है, जो क्राउड होती है वो एकदम डिसऑर्गेनाइज्ड होती है। क्या होती है? डिसऑर्गेनाइज्ड होती है। और जो रैलीज होती हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। जो क्राउड्स है वो डिसऑर्गेनाइज्ड होती हैं, उसके ऊपर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन जो रैलीज हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। उसके पहले उनके बारे में पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है कि यहाँ से रास्ता बनने वाला है, यहाँ पे पंडाल बनने वाला है, यहाँ पे स्टेज बनने वाला है, यहाँ पार्किंग होने वाली है, यहाँ पे लोगों के बैठने की व्यवस्था है, यहाँ पे जो चीफ गेस्ट आने वाले हैं उनकी बैठने की व्यवस्था है, यहाँ पे बोलने की व्यवस्था है, यहाँ पे पीने की व्यवस्था है। हर चीज़ की जो व्यवस्था होती है वो की जाती है। तो क्राउड्स एकदम डिसऑर्गेनाइज होती है, लोग कहीं भी इकट्ठा हो गए हैं, वहाँ पे किसी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसका जो जहाँ मन कर रहा है वो जा रहा है, वो आ रहा है, वो होती है क्राउड। उसके बाद असेंबली। देखिए असेंबली क्या होती है? असेंबली में भी बहुत सारे लोग होते हैं। असेंबली में भी क्या होता है? काफ़ी सारे लोग होते हैं, एकदम भीड़ की तरह ही। लेकिन असेंबली क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ पीपल गैदर टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा हुई है, जो लोग इकट्ठा हुए हैं बहुत सारे, उन सब का क्या है? एक कॉमन पर्पस है। जैसे मान लो पोइट्स इकट्ठा हो गए, या मान लो लीडर्स इकट्ठा हो गए, या फिर सुबह जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं असेंबली के लिए, तो वो सब क्या करते हैं? जो पोइट्स है वहाँ पर अपनी कविताएं कहने के लिए आए हैं, जो लीडर्स है वो अपनी बात रखने के लिए आए हैं, जो स्टूडेंट्स है वो वहाँ पे सुबह सुबह प्रेयर करने के लिए आए हैं। तो वो होती है हमारी असेंबलीज। उसके बाद होती है मास। मासिस क्या है? मासिस होता है जन समूह।
जनसमूह, जब काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ पीपल इकट्ठा कहीं पे हो जाते हैं तो वो बनता है मासेस। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्शंस के थ्रू दौरान क्या आयोजित की जाती है, वो होती है हमारी रैलीज। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। कोई सेंटेंस है, उसमें कोई अंडरलाइन पार्ट दिया गया है, उसको हमें देखना है उसमें क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड चूज करना है। द टीचर आस्क्ड मोहित दैट व्हाई ही वाज एब्सेंट फॉर द टेस्ट। जो टीचर है उसने मोहित से पूछा है कि वो एब्सेंट क्यों था, किसके लिए? टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? जो अंडरलाइन पार्ट है दैट व्हाई ही, यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है? तो यहाँ पे जो दिक्कत है, ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है। नरेशन से आपने पढ़े होंगे जिसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, और इनडायरेक्ट सेंटेंस में दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन का यूज़ होता है। और जब भी हमें सिंपल सेंटेंस, जो हमारा डायरेक्ट सेंटेंस होता है, उसमें अगर हमें WH वर्ड अगर दिया गया है, हम सबको पता है WH वर्ड जो है वो एक क्वेश्चन वर्ड होता है। कैसा वर्ड होता है? क्वेश्चन वर्ड होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो क्वेश्चन वर्ड है वो कंजक्शन का काम भी करता है। और जब आपके सेंटेंस में WH वर्ड दे रखा हो तो आपको किसी और कंजक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। ठीक है, और जब कंजक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो हमें एक एक्स्ट्रा कंजक्शन लगाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो हमारा जो यहाँ पे पार्ट है दैट वाई ही की जगह पे सिंपल आएगा वाई ही वॉज, वाई ही वॉज। ठीक है, तो हमें दैट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वाई ही वॉज, दिस विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडम। आइडम हमें दिया गया हुआ है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड टाइम पे कोई चीज़ हो जाती है। आपने किसी चीज, जैसे मान लीजिए काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है लेकिन अचानक से बारिश हो जाती है, तो वो क्या है? आउट ऑफ ब्लू बारिश हो गई है। उस टाइम पे कोई संभावना नहीं थी उस चीज़ के होने की, लेकिन वो हो गई है। और ऐसी चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं अनएक्सपेक्टेडली। हमें वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी लेकिन वो हो गई है, तो वो क्या होती है? अनएक्सपेक्टेडली। तो आउट ऑफ ब्लू के लिए जो सही ऑप्शन हमारा होने वाला वो होने वाला है अनएक्सपेक्टेडली। अगर हम बात करें शोरोफुली की, शोरोफुली बना है शोरों से, और शोरों का मतलब होता है दुख, और शोरोफुली होता है दुखी। दुखी वर्ड का इससे कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है। उसके बाद फ्रॉम द स्काई, आसमान से, आसमान से, फ्रॉम द स्काई को हम क्या बोलेंगे? आसमान से। इसका भी यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बनेगा। विदाउट अ यूनिफॉर्म क्या होता है? बिना यूनिफॉर्म के। इसका भी यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो हमारा सही ऑप्शन होने वाला वो होने वाला है अनएक्सपेक्टेडली। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब क्या है? जो सेंटेंस, जो वर्ड हमें दिया गया है उसके बिल्कुल अपोजिट हमें बताना है। तो यहाँ पे जो वर्ड हमें दिया गया है वो है इम्पेल। वर्ड हमें यहाँ पे क्या दिया गया है? इम्पेल। इम्पेल का मतलब क्या होता है? इम्पेल का मतलब होता है किसी को प्रेरित करना। प्रेरित करना। इम्पेल का मतलब क्या होता है? किसी को प्रेरित करना। इसके लिए हम अगर कुछ और वर्ड्स को देखें तो हम ड्राइव यूज़ कर सकते हैं, किसी को ड्राइव करना कोई काम करने के लिए, या फोर्स करना किसी को कोई काम करने के लिए। ठीक है, किसी को कुछ काम करने के लिए उकसाना, प्रेरित करना, वो होता है इम्पेल। ठीक है, इंस्पायर। इंस्पायर क्या होता है? इंस्पायर का मतलब होता है किसी को प्रेरित करना। तो ये बिल्कुल सेम मीनिंग हो गए, लेकिन हमें क्या चूज़ करना है? एंटोनियम। रिप्रेस। रिप्रेस क्या होता है?
रिप्रेस का मतलब होता है दबाना, फोर्सफुली दबाना। कोई काम कर रहा है उसको वो काम न करने देना और उसको वो काम करने से पीछे हटाना। एक होता है प्रेरित करना, एक होता है किसी को पीछे हटाना। तो दोनों क्या बनते हैं? अपोजिट वर्ड्स बनते हैं। तो रिप्रेस हमारा जो यहाँ पे है वो एकदम सही ऑप्शन होने वाला है। तो हमारा आंसर बनने वाला है रिप्रेस। प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट होता है किसी को प्रमोट करना, कि भाई आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। ओब्लाइज क्या होता है? ओब्लाइज होता है किसी का आभारी होना। आपने किसी को कोई काम बोला, उसने वो काम कर दिया, तो आप उसके आभारी रहते हैं कि आपने हमारा काम कर दिया है, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है रिप्रेस। रिप्रेस का मतलब होता है दबाना और इम्पेल का मतलब होता है किसी को ऊपर उठाना या प्रेरित करना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकोरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें यहाँ पे क्या करना है? सर्च करना है। देखिए, सबसे पहले है एलिजिबल, ये बिल्कुल राइट है, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है रेलिवेंट। नेक्स्ट हमारा है रेलिवेंट। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसकी जो सही स्पेलिंग है वो बनती है RELEVANT, रेलिवेंट। उसके बाद इलेक्ट एकदम सही है, टेक्टिक्स एकदम सही है। ठीक है, अगर हम इन वर्ड्स के बारे में देखें तो एलिजिबल का मतलब होता है पात्र। जैसे आप SSC GD के लिए जो जो क्वालिफिकेशंस हैं, अगर वो सारी आपके पास हैं तो आप वहाँ पे क्या है, ये फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, इसके लिए आप फिट हैं, कैपेबल हैं, ये सारी वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। ये क्वालिफाइड भी आप यूज़ कर सकते हो, इस पोस्ट के लिए आप क्वालिफाइड हो, आपके पास सारी चीज़ें सारी क्वालिफिकेशंस हैं जो आप इस रिक्वायर्ड के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, रेलेवेंट का मतलब क्या होता है? रेलेवेंट का मतलब होता है एकदम सही, एकदम सही। मान लीजिए आप 10th पास है, 10th पास के लिए सबसे रेलेवेंट पोस्ट क्या है? SSC GD कांस्टेबल। तो आप इस पोस्ट के एकदम रेलेवेंट है। इसके लिए राइट यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर यूज़ कर सकते हो रेलेवेंट के लिए, ये दोनों ही वर्ड्स आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है इलेक्ट। इलेक्ट क्या होता है? इलेक्ट का मतलब, इलेक्ट होता है अवैध। भाई ये काम वैध नहीं है, गलत तरीके से कोई काम होता है तो उसके लिए यूज़ करते हैं इलेक्ट। इसके लिए कोई और वर्ड अगर आप यूज़ करना चाहो तो इलीगल यूज़ कर सकते हो, इलीगल यूज़ कर सकते हो। और नॉट अलाउड यूज़ कर सकते हो, कोई काम अलाउड नहीं है लेकिन वो हो रहा है तो वो क्या है? इलेक्ट है। उसके बाद है टैक्टिक्स। टैक्टिक क्या होती है? टैक्टिक का मतलब होता है युक्ति, या जिसको आप बोल सकते हो प्लान। आपने कोई चीज़ प्लान करके करते हो, आप अपने टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो स्कीम। स्कीम एक वर्ड जो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो। स्ट्रेटजी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो। और आप इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हो? आप मेथड यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे वर्ड्स आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शंस जो 2 है रेलिवेंट वो बिल्कुल सही है, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट्स इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट द नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। देखिए, हमें सेंटेंस दिया गया है, उसमें एक पार्ट दिया गया है अंडरलाइंड। हमें बताना है जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कोई उसको जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आपको चूज़ करना है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। नो वन आर रिक्वायर्ड टू लाइन अप फॉर द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी को भी खड़ा होने की आवश्यकता, लाइन में खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। किसी को भी मतलब नॉट अ सिंगल पर्सन, नो वन मतलब एक भी नहीं। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है? नो वन, एक भी नहीं, सिंगुलर। जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या यूज़ की गई? प्लूरल। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमें वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करनी है। और आर जो वर्ब है वो क्या है? प्लूरल है। और इसकी जो सिंगुलर वर्ब बनती है वो बनती है इज। आर की जो सिंगुलर वर्ब है वो क्या बनती है? इज। तो नो वन इज रिक्वायर्ड। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन है। नो वन इज रिक्वायर्ड
टू लाइन अप फॉर द इन्वेस्टिगेशन, किसी को भी लाइन में खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है वो यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाना है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं। अ व्हीकल यूज टू कैरी अ डेड बॉडी, जो डेड बॉडीज होती हैं उनको जिस साधन में लेके जाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है हाउस। हाउस जो है वो जो वाहन होता है इसको बोला जाता है शव वाहन। जो डेड बॉडीज होती है उनको ले जाने के लिए जिस साधन का यूज़ किया जाता है वो होता है हाउस। टॉम्ब क्या होता है? टॉम्ब होता है मकबरा। किसी को कहीं पे दफनाया गया है उसके ऊपर बना दिया जाता है, वो होता है मकबरा। ग्रेव क्या होती है? ग्रेव होती है कब्र, जहाँ पे किसी को दफनाया जाता है। ठीक है, वो कब्र के ऊपर क्या बन जाता है? मकबरा बन जाता है। कॉफिन होता है वो बॉक्स जिसके अंदर डेड बॉडी को रख के ले जाया जाता है। तो जिस पहले कॉफिन में शव को लेके जाया जाता है, उसको फिर वहाँ पे दफना दिया जाता है, वो कब्र होती है। कब्र के ऊपर अगर कुछ बना दे तो उसको मकबरा बोला जाता है। और कब्र तक जिस साधन में लेके जाया जाता है उसको बोला जाता है शव वाहन, वो उसको बोलते हैं हम हाउस। तो यहाँ पे ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा एकदम करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम बताना है, सेम मीनिंग बताना है किसका? अरोमा। अरोमा क्या होती है? अरोमा होती है खुशबू। अरोमा क्या होती है? खुशबू, सुगंध हम जिसको बोलते हैं। तो अरोमा के लिए अगर हम कोई और वर्ड यूज़ करना चाहे तो हम यूज़ कर सकते हैं परफ्यूम, सेंट या फ्लेवर। ये सारे वर्ड्स हम अरोमा के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा वर्ड इनमें से ढूंढना है जिसका मतलब होता है खुशबू। देखिए शोरनेस किससे बनती है? शोर से। शोर का मतलब क्या होता है? खट्टा। और शोरनेस का मतलब क्या बनता है? खट्टापन। हमें क्या ढूंढना है? खुशबू। स्टिंक होती है बदबू। स्टिंक क्या होती है? बदबू, जो मतलब अच्छी स्मेल नहीं होती है, वो गंदी स्मेल होती है, उसको हम बोलते हैं बदबू। उसके बाद है फ्रेगनेंस का मतलब होता है खुशबू। फ्रेगनेंस का मतलब क्या होता है? खुशबू। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन 3 है वो एकदम सही है। अरोमा के साथ जो खुशबू का सेम मीनिंग है वो बनता है फ्रेगनेंस। तो यहाँ पे हम इसके लिए फ्रेगनेंस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्टेंच क्या होती है? स्टेंच भी होती है बदबू। स्टेंच क्या होती है? बदबू। तो ऑप्शन 3 जो यहाँ पे है वो एकदम सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम क्या होता है? अपोजिट। रिटार्ड। हमें जो सेंटेंस दिया गया है वो है यहाँ पे रिटार्ड। तो रिटार्ड के लिए हमें इन जो ऑप्शंस दिए गए हैं 4, उनका क्या करना है? ऑप्शन चूज़ करना है कि यहाँ पे जो बिल्कुल सही ऑप्शन है वो क्या है। देखिए रिटायर्ड क्या होता है? रिटायर्ड का मतलब होता है किसी काम को स्लोली करना। किसी काम को स्लोली करना, धीमे धीरे करना। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन में सबसे पहले है डिले। डिले का मतलब होता है देर करना। डिले का मतलब क्या होता है? देर करना। किसी काम को धीरे धीरे करोगे तो वो डिले हो जाएगा। ये तो सेम मीनिंग बना। हमें क्या ढूंढना है? एंटोनिम। चौक का मतलब क्या है? चौक का मतलब होता है अवरुद्ध करना, रास्ता रोकना। और रास्ता रोकने के बाद काम क्या होता है? धीरे ही होता है। तो ये भी सेम बन रहा है। उसके बाद है हरी। हरी का मतलब क्या होता है? हरी अप, जल्दी करो, फास्ट। और स्लोली का अपोजिट क्या बनता है? फास्ट। तो रिटायर्ड का यहाँ पे जो एंटोनियम वर्ड बनने वाला है वो बनने वाला है हरी। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है हरी। उसके बाद है क्रैम क्या होता है? क्रैमिंग करना, रटना। किसी चीज़ को आप रटते रहते हो बार बार। कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्वेश्चंस को रटते रहते हैं। क्वेश्चंस को रटना नहीं होता, क्वेश्चन को समझना होता है। जब आप क्वेश्चन को समझ लेते हो अच्छे से तो क्वेश्चन आपको एकदम कंफर्म याद हो जाता है। उसके बाद आपको उसको रटने की ज़रूरत नहीं होती है।
Okay, let's move to our next question, and our next question is, okay, select the option that can be used as a no and one word substitution to the given group of words. Group of words दिया गया, उसके लिए एक वर्ड चूज करना है. सब्जेक्ट या समवन टू कंटिन्यूस फ्लो ऑफ क्वेश्चंस, क्रिटिसिज्म और इन्फॉर्मेशन. किसी के बारे में कंटिन्यूस फ्लो ऑफ क्वेश्चन, आप लगातार बोले जा रहे हो, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ रहे हो, उसकी जो क्रिटिसाइज कर रहे हो उसको, या किसी सूचना के बारे में लगातार आप बोले ही जा रहे हो, रुक ही नहीं रहे. तो इस सेंटेंस का जो मतलब है वो बनता है कि आप लगातार किसी चीज़ के बारे में, कोई सब्जेक्ट है या कोई कोई बंदा है या कोई भी सब्जेक्ट है, किसी भी चीज़ के बारे में आप बोले ही जा रहे हो, उसके बारे में लगातार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ चीज़ें बता रहे हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. तो किसी चीज़ के बारे में आप बिल्कुल लगातार बोले ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं. ठीक है, तो उसके बारे में हमें बताना है. तो सबसे पहले हमारे पास है रिवोल्ट. रिवोल्ट क्या होता है? रिवोल्ट होता है विद्रोह. और विद्रोह कैसा होता है? विद्रोह होता है सशस्त्र. विद्रोह कैसा होता है? सशस्त्र. जब किसी चीज़ के अगेंस्ट आप खड़े हो जाते हैं कि बस अब ऐसा हो गया है, अब आगे से ऐसा नहीं होगा. ठीक है. उसके बाद दूसरा है इरिटेट. इरिटेट का मतलब होता है तंग होना. इरिटेट का मतलब क्या होना है? तंग होना. इसका भी यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है. उसके बाद है बोम्बार्ड. बोम्बार्ड का मतलब होता है बौछार करना. क्या करना? बौछार करना. मतलब किसी चीज़ के बारे में लगातार लगे ही रहना. ब्लिट्स जिसको बोलते हैं, ब्लिज बोलते हैं, ब्लिजरी बोलते हैं. तो वो होता है बोम्बार्ड. मतलब किसी चीज़ के बारे में बिना रुके लगे ही रहना, किसी क्वेश्चंस की बौछार कर देना, क्रिटिसाइज की बौछार कर देना, इन्फॉर्मेशन की बौछार कर देना. तो यहाँ पे इस सेंटेंस के लिए जो हमारा बिल्कुल सही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बैठ रहा है वो बैठता है बोम्बार्ड. बोम्बार्ड का मतलब होता है बौछार कर देना किसी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ के बारे में. ठीक है. फोर्थ ऑप्शन है शाउट. शाउट का मतलब क्या होता है? जोर से चिल्लाना. जोर से चिल्लाना. तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन 3 है बोम्बार्ड, वो यहाँ पे एकदम सही ऑप्शन है. उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. यहाँ पे हमें बताना है इनकरेक्ट स्पेल्ट कि वह कौन से ऑप्शन को इनकरेक्ट स्पेल्ट किया गया है. फर्स्ट ऑप्शन है चैरिटी. ये बिल्कुल सही है. चैरिटी का मतलब होता है दान देना. इसके लिए अगर आप कोई अलग से यूज़ करना चाहो तो आप फंड बोल सकते हो. एक वर्ड जो फंड है वो उसको यूज़ कर सकते हो. वेलफेयर आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है. रिलीफ भी आप यूज़ कर सकते हो. तो ये सारे वर्ड यहाँ पे आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो. उसके बाद ओवरऑल. ओवरऑल भी एकदम सही है. ओवरऑल का मतलब होता है कुल मिलाकर. ये एकदम सही स्पेल्ड किया गया है. इसकी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं है. इसके लिए अगर आप कोई सिनोनिम या कोई अलग से वर्ड चाहो तो आप ग्रॉस यूज़ कर सकते हो. ग्रॉस. जैसे जब आपकी जॉब लग जाती है उसके बाद आपकी जो सैलरी बनती है ग्रॉस सैलरी बनती है, जिसमें काफ़ी चीज़ें, एक आपकी बेसिक पे जो होती है वो मिलाई जाती है, फिर आपके जो महंगाई भत्ते है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, डीए है, टीए है, वो सारी चीज़ें मिला के उसके बाद आपकी बनती है ग्रॉस सैलरी. ठीक है. जिसमें से आपको नेट जो होती है वो पे की जाती है. तो वो आपकी ओवरऑल सैलरी बनती है सारी चीज़ों को मिला के. उसके बाद हिच. हिच यहाँ पे गलत स्पेल्ड किया गया है. हिच का जो सही स्पेलिंग है वो बनती है HITCH. हिच, जिसका मतलब होता है अड़चन या बाधा. कोई काम करने में जो बाधा आती है उसको बोलते हैं हिच. तो यहाँ पे जो गलत स्पेल्ड है वो है हिच. ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे आंसर होने वाला है. उसके बाद अफर्म. अफर्म का मतलब होता है सकारात्मक. जैसे आपने सेंटेंसेस पढ़े होंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, तो वो अफर्म से बनते हैं. इसका मतलब होता है सकारात्मक, किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव चीज़ कहना. ठीक है. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 इज अबाउट द फॉलोइंग सेंटेंस हैज स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स. आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर. यहाँ पे हमें ग्रामेटिकल एरर चूज करनी है.
तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिया गया है, लास्ट नाइट्स क्रिसमस पार्टी वॉज फन, लास्ट नाइट्स में कोई वो नहीं है, क्रिसमस पार्टी वॉज फन ये भी बिल्कुल सही है, आई विश बिल्कुल सही है, यू वुड कम में यहाँ पे गड़बड़ है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है यू वुड कम। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्रीहेंशन। देखिए, कॉम्प्रीहेंशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है किसी भी एग्ज़ाम में। कॉम्प्रीहेंशन, अगर आप कॉम्प्रीहेंशन को अच्छे से पढ़ लेते हो, उसको समझ लेते हो, आप सारे क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, कॉम्प्रीहेंशन। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बिन डिलीटेड, पैसेज में कुछ वर्ड्स है उनको डिलीट कर दिया गया, उनकी जगह पे ब्लैंक हो गए हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ईच ब्लैंक। हर ब्लैंक को भरने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो हमें चूज़ करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपने पैसेज को। हमारा पैसेज, ओके, लेट्स स्टार्ट। माउंट एवरेस्ट सभी को पता है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। अ पीक इन द हिमालयाज माउंटेन, जो हिमालय पर्वत है उसमें एक क्या है, एक चोटी है, जो हिमालय पर्वत रेंज जो श्रेणी है, इज एट द हाइट ऑफ 8850 मीटर्स, मतलब 8850 मीटर्स जो उसकी हाइट है। अबोव सी लेवल, जो समुद्र का जो तल है उससे उसकी जो हाइट है वो है 8850 मीटर, ज़मीन से नहीं, समुद्र का जो तल है वहाँ से, क्योंकि पहाड़ की जो चोटियाँ होती हैं उनको कहाँ से मापा जाता है, समुद्र के तल से मापा जाता है। इज़ कंसीडर्ड, उसको कंसीडर किया गया है या उसको माना गया है। उसके बाद है ब्लैंक पॉइंट ऑन अर्थ, धरती पर जो माना गया है वो माना गया सबसे ऊंचा पॉइंट। वाइल इट इज कॉल्ड चोमुलोंगमा और मदर गोडेस ऑफ द लैंड, इसको चोमुलोंगमा बोला जाता है या मदर गोडेस ऑफ लैंड बोला जाता है। कहाँ पे, टिबेटन्स, किसके द्वारा, टिबेटन्स के द्वारा। द पीपल ऑफ नेपाल कॉल्ड इट सागरमाथा, जो नेपाल के जो लोग हैं उसको क्या बोलते हैं, सागरमाथा बोलते हैं। द ब्रिटिश नेम द माउंटेन, जो ब्रिटिशिस थे उन्होंने क्या किया था, माउंटेन को या जो पहाड़ी की चोटी है उसको क्या नाम दिया था, ब्लैंक सर जॉर्ज एवरेस्ट, जो उनके जो सर जॉर्ज एवरेस्ट थे उनके नाम पर। अ 19th सेंचुरी ब्रिटिश सर्वाइवर ऑफ साउथ एशिया, जो क्या थे, 19th सेंचुरी में ब्रिटिश सर्वाइवर थे। सर्वेवर क्या होता है, सर्वेक्षक, जो भूमि को मापता है साउथ एशिया के लिए, वो क्या थे, सर्वेक्षक थे, किसके, ब्रिटिश के। कब, 19th सेंचुरी में। द एवरेस्ट इज बिलीव्ड टू बी ओवर 60 बिलियन ईयर्स ओल्ड, उसकी जो आयु है एवरेस्ट की वो 60 बिलियन ईयर्स के ऊपर मानी जाती है। ऑल्दो द फर्स्ट, यद्यपि सबसे पहले ब्लैंक टू क्लिम माउंट एवरेस्ट वॉज मेड इन 1921, जो 1921 में था, वो पहली बार यहाँ पे चढ़ने का क्या किया गया था, प्रयास किया गया था। इट वॉज नॉट सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल नहीं था। इट वॉज ऑन 29 मई 953, या फिर ये जो था 29 मई 1955 को द एडमंड हिलेरी एंड टेंजिन नोर्गे, एडमंड जो हिलेरी और टेंजिन नोर्गे है, बिकम द फर्स्ट मैन टू ब्लैंक द समिट ऑफ द माउंटेन, वो माउंटेन की चोटी पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। अब अगर इन सेंटेंसेस को हम बना के इनकी सेंस के अकॉर्डिंग बना के देखें तो यहाँ पे है विद द सीरियल इज कंसीडर्ड द, इसको क्या माना जाता है, पॉइंट ऑन अर्थ, धरती पर कैसा पॉइंट माना जाता है, सबसे ऊंचा पॉइंट माना जाता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हाईएस्ट। इट इज़ कंसीडर्ड द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा सही ऑप्शन मिलने वाला है हाईएस्ट। उसके बाद वाइल इट इज़ कॉल्ड चोमुलोंगमा और मदर गोडेस ऑफ द लैंड, उसको चोमुलोंगमा बोला जाता है और मदर गोडेस बोला जाता है, किसके द्वारा, टिबेटन्स, बाय टिबेटन्स के द्वारा। बाय का मतलब क्या होता है, द्वारा। द पीपल ऑफ नेपाल कॉल इट सगमा, द ब्रिटिश नेम्ड द माउंटेन, ब्रिटिश ने जो चोटी का नाम दिया था वो किसके नाम पर दिया था, जॉर्ज एवरेस्ट। और जब आप किसी को किसी नाम के किसी के ऊपर नाम दिया जाता है तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है आफ्टर, क्या यूज़ किया जाता है वहाँ पे, आफ्टर।
तो द ब्रिटिशर्स नेम्ड द माउंटेन आफ्टर सर जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे, ऑल्दो द फर्स्ट टाइम क्या करते हैं हम, किसी भी चीज़ के ऊपर चढ़ने का क्या करते हैं, प्रयास, अटेम्प्ट। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लेम द माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का पहला प्रयास कब किया गया था, 1921 में, लेकिन वो क्या था, अनसक्सेसफुल था, सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो 29 मई 1953 को क्या हुआ, एडमंड हिलेरी और टेंजिंग नोर्गे वो क्या बने थे, फर्स्ट मैन बने थे टू रीच द समिट ऑफ दिस माउंटेन की पहाड़ी पर पहुंचने वाले लोग। ठीक है, तो ये इन ऑप्शंस में आने वाले हैं, इनके बारे में नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, वहाँ पे हम ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लैंक। देखिए फर्स्ट जो ब्लैंक है वहाँ पे हमें चूज करना है, हमें दिए गए हैं वर्ड्स, इन वर्ड्स में से हमें वर्ड्स क्या क्या दिए गए हैं, हाईएस्ट सबसे ऊंचा, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा, अपर मोस्ट का मतलब होता है सबसे बाहरी सतह, सबसे बाहरी सतह, और लॉन्गेस्ट होता है सबसे लंबा। तो माउंट एवरेस्ट कैसी चोटी है, हाईएस्ट। तो फर्स्ट जो हमारा ब्लैंक है उसमें हमें लिखना है हाईएस्ट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में जो तिब्बतन लोग हैं उनके द्वारा उसको मदर गॉडेस बोला जाता है, तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं बाय। उसके लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, बाय। विद का मतलब होता है साथ, फॉर का मतलब होता है के लिए, बाय का मतलब होता है द्वारा, तिब्बतन जो लोग हैं उनके द्वारा मदर गॉडेस बोला जाता है, ऑन का मतलब होता है पर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है, ऑप्शन बाय, वो सही ऑप्शन होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 में है सर जॉर्ज एवरेस्ट किसके नाम पर दिया गया है, सर जॉर्ज एवरेस्ट। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे आफ्टर। आफ्टर होता है जब आप किसी को किसी के नाम के ऊपर किसी चीज़ का नाम रख देते हैं तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है आफ्टर। ओवर का मतलब होता है पर या ऊपर, फ्रॉम का मतलब होता है से, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, आफ्टर का मतलब होता है पीछे, कि भाई ये जो नाम है ये किसके पीछे रखा गया है, किसके नाम पे रखा गया है। तो ऑप्शन 4 है वो हमारा 23 के लिए सही ऑप्शन होने वाला है। उसके बाद 24 में पहला अटेम्प्ट किया गया था, क्या किया गया था, अटेम्प्ट। टेस्ट क्या होता है, जैसे आप अभी SSC GD के लिए टेस्ट देने वाले हैं। ट्रायल क्या होता है, प्रयास, ट्रायल भी एक तरह का टेस्ट ही होता है, इसको हम बोल सकते हैं ऑडिशन। जब आप कोई काम करना चाहते हैं उसके लिए आप देखना चाहते हैं कि मैं इसके लिए कैपेबल हूँ या नहीं हूँ। टेस्ट और ट्रायल लगभग एक जैसे ही होते हैं। स्ट्रगल क्या होता है, स्ट्रगल होता है संघर्ष। अगर आप एक बार में एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते तो उसको बार बार करने के लिए आप क्या करते हो, स्ट्रगल करते हो, संघर्ष करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन 3 है वो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए एकदम राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसमें क्या था हमारा, रीच होता है पहुंचना। जो एडमंड हिलरी थे और नॉर्वे थे वो क्या थे, वहाँ पे पहुँचने वाले पहले आदमी बने थे। एंटर होता है किसी चीज़ के अंदर प्रवेश करना, तो प्रवेश उन्होंने किया नहीं था। रिलीज़ क्या होता है, छोड़ना, छोड़ा भी वहाँ पे कुछ नहीं था। गेन होता है प्राप्त करना, तो उन्होंने पहाड़ी की चोटी को प्राप्त नहीं कर लिया था, पहाड़ी की चोटी पर पहुँच गए थे। तो पहुँचना क्या होता है, रीच। तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए हमारा जो ऑप्शन 4 है वो एकदम सही बनने वाला है। तो आज की क्लास, आशा करते हैं आज का जो सेशन रहा है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सारे क्वेश्चंस आपने समझे होंगे, ऑप्शंस के बारे में भी आपने काफ़ी बारे कुछ जाना होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई कमी लगती है नेक्स्ट वीडियो में हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी SSC GD कांस्टेबल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश का पोर्शन हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, तो उन सबके साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।